प्रिय शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। सामाजिक विज्ञान विषय में वर्ष 2026-27 से ब्रिज कोर्स का प्रारंभ किया जा रहा है। मतलब यह है कि पहली बार सामाजिक विज्ञान विषय में ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है, जिसकी यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि इसकी आवश्यकता क्यों रही, इसका संचालन कैसे होगा, इसकी अवधि क्या है, यानी कब से कब तक होना है, टेस्ट किस प्रकार से लिए जाएंगे, इसमें बेसलाइन टेस्ट है, मिडलाइन टेस्ट है और आखिर में एंडलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो साथियों, यदि आप ब्रिज कोर्स संचालन से संबंधित जानकारी देखना चाह रहे हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान विषय के ब्रिज कोर्स संचालन की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं में जो ब्रिज कोर्स की, क्योंकि यह ब्रिज कोर्स ही एक ऐसा है जो 9वीं के लिए बच्चों को नींव मजबूत करेगा। जो 8वीं के स्तर से बच्चे पढ़ के आए हैं, 6वीं से 8वीं के ज्ञान के आगे हम इनको जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करेगा ये ब्रिज कोर्स। तो इसके बारे में आज हम पूरी की पूरी जानकारी संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिज कोर्स की आखिर आवश्यकता क्यों है। क्योंकि पहले ये ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं में चलता जरूर था, लेकिन 3 विषय में चलता था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में। लेकिन इस बार से सभी 6 विषय यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और संस्कृत, सभी विषयों में ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। खास करके हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय के ब्रिज कोर्स के संचालन की बात कर रहे हैं। तो कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ब्रिज कोर्स अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं का जो शिक्षण है उसके लर्निंग गैप को भरने में मदद करेगा। आधारभूत ज्ञान को यह मजबूत करेगा, क्योंकि आधारभूत ज्ञान में हम जैसे देख सकते हैं कि बच्चे को 6वीं से 8वीं तक की जो मूल अवधारणा है उनको ही पुनः दोहराया जाना है। ब्रिज कोर्स में कोई सामाजिक विज्ञान का 9वीं से कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम नहीं सिखाना, बल्कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक की जो अवधारणा है उनको ही दोहराया जाना है, जिससे छात्रों की नींव मजबूत होगी। सीखने का जो अंतर है उसे दूर करना। अनेक छात्र पूर्व की कक्षाओं में जैसे 6वीं से 8वीं की सभी अवधारणाओं से स्पष्ट परिचित नहीं हो पाते हैं। ब्रिज कोर्स उनके ज्ञान के अंतर को पहचान कर उसे पूरा करेगा, यानी लर्निंग गैप को पूरा करेगा। विषय की जटिलता को सरल बनाना। ब्रिज कोर्स सामाजिक विज्ञान को सरल गतिविधियों, उदाहरणों और चित्रों के माध्यम से समझने में मदद करता है। शिक्षण अधिगम को रोचक बनाना। ब्रिज कोर्स में गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो कि समूह कार्य, परियोजना आदि शामिल किए गए हैं, जिससे पढ़ाई रोचक और प्रभावी बनती है। सभी छात्रों को समान स्तर पर लाना, यह भी एक उद्देश्य है कि कक्षा में सभी छात्रों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। हमारे पास कक्षा 8वीं के पश्चात जो विद्यार्थी कई स्कूलों से हमारे पास 9वीं में पढ़ने आते हैं, तो उनकी स्कूल भी अलग होता है, उनके शिक्षक भी अलग रहे होते हैं और उनकी जो सीखने की क्षमता है वह अलग अलग होती है। तो ब्रिज कोर्स सभी को एक समान स्तर पर, कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करता है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स सामाजिक विज्ञान विषय में एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिससे छात्र विषय को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनकी शैक्षणिक प्रगति में सुधार होता है। एक और बात देखी गई है कि अभी तक जो विगत वर्षों में सामाजिक विज्ञान विषय का जो ब्रिज कोर्स संचालित नहीं होता था, इससे कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं के बीच शाला त्यागी यानी कि ड्रॉप आउट जो दर रहती थी वह बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो वह भी कम करने का एक उद्देश्य है इसका। छात्रों में कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम और विषय वस्तु की समझ को विकसित करना, यह भी एक उद्देश्य है ब्रिज कोर्स का। और एक और उद्देश्य है कि पूर्व की कक्षाओं की अधिगम पूर्ति और कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझने के स्तर तक सभी विद्यार्थियों को लाना है। इसके लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। ब्रिज कोर्स का संचालन किस प्रकार से होगा, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जो ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाएगा वह सभी विषयों में रहेगा।
ब्रिज कोर्स संचालन हेतु विद्यार्थियों के स्तर का आकलन बेसलाइन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। यानी सबसे शुरुआत में बच्चों की एडमिशन होते ही बेसलाइन टेस्ट लिया जाना है, जिसके आधार पर बच्चों को 3 स्तर पर चिन्हित किया जाना है। कौन कौन से स्तर हैं? कक्षा 3 से 5 का स्तर, कक्षा 6 से 8 का स्तर और समान कक्षा स्तर मतलब कक्षा 9वीं के स्तर का। जो विद्यार्थी कक्षा 3 से 5 व कक्षा 6 से 8 के स्तर के होते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाता है। यहां पर कक्षा 3 से 5 का स्तर क्या रहेगा? जिन छात्र छात्राओं के बेसलाइन टेस्ट में 0 से 20 अंक आएंगे, ये 0 से 20 अंक कितने अंकों में से? 50 अंकों में से। 50 अंक का जो बेसलाइन टेस्ट है उसमें यदि विद्यार्थी के 0 से 20 अंक आए हैं तो वह कक्षा 3 से 5 के स्तर का माना जाएगा, उसे इस ग्रुप में रखना है। फिर यदि विद्यार्थी के 21 से लेकर के 40 अंक आते हैं तो उसे कक्षा 6वीं से 8वीं के स्तर में रखना है, और विद्यार्थी के यदि 41 से 50 के बीच नंबर आते हैं तो समान कक्षा स्तर पर उसे रखनी है। ब्रिज कोर्स के प्रभाव का आकलन एंडलाइन टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। मतलब ये हम शुरुआत में विद्यार्थियों को स्तर का आकलन करना है तो हमें बेसलाइन टेस्ट लेना है, फिर एक बीच में मिडलाइन होगा और अंत में विद्यार्थियों पर जो ब्रिज कोर्स का प्रभाव क्या रहा उसका आकलन करना है तो एंडलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ब्रिज कोर्स की अवधि क्या है अब इस पे चर्चा करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स का संचालन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जाएगा और इसके बाद 16 जून से 20 जुलाई तक पुनः इसका संचालन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक इसका संचालन होना है। मई के महीने में विद्यार्थियों की छुट्टी रहती है। ब्रिज कोर्स की वर्कबुक की बात करें तो अधिकांश स्कूलों में पहुंच गई होंगी, फिर भी यदि ब्रिज कोर्स की वर्कबुक जो है 6 विषय की अलग अलग वह अभी तक नहीं पहुंची हैं तो आप क्या कर सकते हैं, विमर्श पोर्टल पर वर्कबुक उपलब्ध है, उनको डाउनलोड करके वहां से प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो ये ब्रिज कोर्स की वर्कबुक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेसलाइन टेस्ट कब लिया जाना है। दिनांक 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में विषयवार बेसलाइन टेस्ट लिया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का टेस्ट लिया जाएगा। बेसलाइन टेस्ट पेपर 31 मार्च को विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि 12 अप्रैल तक विमर्श पोर्टल पर स्कूल की लॉगिन पर उपलब्ध रहेंगे। अतः इन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा और पर्याप्त मात्रा में इनके प्रिंट आउट निकलवाकर या फोटोकॉपी कराकर विद्यार्थियों से बेसलाइन टेस्ट लिया जाना। मान लीजिए कोई विद्यार्थी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हमारे स्कूल में उपस्थित नहीं रहा, तो जब भी वह पहले दिन उपस्थित होगा उस दिन उसका टेस्ट लिया जाएगा। मतलब यह है कि बेसलाइन टेस्ट सभी विद्यार्थियों का लिया जाना है जो कक्षा 9वीं में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थियों को भी शामिल करना है जो कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। जी हाँ साथियों, यह बात ध्यान रखें, जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं में इस साल अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें भी ब्रिज कोर्स में शामिल करना है। उनके साथ भी वही प्रक्रिया पूरी दोहराई जाएगी जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी के साथ हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट और अंत में एंडलाइन टेस्ट, यह सब प्रक्रिया उनके साथ भी की जाना है। बेसलाइन टेस्ट की जो उत्तर पुस्तिका है उसका मूल्यांकन संबंधित शिक्षक के द्वारा यथासंभव उसी दिन किया जाएगा। जिस दिन बेसलाइन टेस्ट लिया है उसी दिन उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसी आधार पर विद्यार्थियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट के परिणाम की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड की जाना है। यह विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने का जो समय है वह 15 अप्रैल 2026 है, यानी तिथि है 15 अप्रैल 2026 तक दर्ज करना है। प्रत्येक विषय शिक्षक का यह दायित्व है कि उसके विषय की प्रविष्टि अनिवार्यता हो जाए। प्राचार्य समय सीमा में विमर्श पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए उत्तरदायी होंगे। अब हम बात करते हैं मिडलाइन टेस्ट की। मिडलाइन टेस्ट 28 जून 2026 से 30 जून 2026 के मध्य विषयवार मिडलाइन टेस्ट लिया जाएगा। मिडलाइन टेस्ट पेपर 25 जून 2026 को विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जो कि 30 जून तक विमर्श पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। स्कूल के लॉगिन से उन्हें डाउनलोड करके विद्यार्थियों को प्रिंट आउट दिए जा सकेंगे, जिसके टेस्ट मिडलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जो विद्यार्थी इन दिनांकों में अनुपस्थित रहेंगे उनके साथ ही वही प्रक्रिया है कि जैसे हमने बेसलाइन टेस्ट में किया था कि जब भी वह स्कूल आएंगे तब उनका टेस्ट लिया जाएगा। मिडलाइन टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, जो विषय शिक्षक है उनके द्वारा किया जाएगा और उसी आधार पर विद्यार्थियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
विद्यार्थियों के मिडलाइन टेस्ट के परिणाम की जानकारी विमर्श पोर्टल पर 5 जुलाई तक दर्ज करना अनिवार्य है और यह जिम्मेदारी जो विषय शिक्षक है उनकी और प्राचार्य महोदय दोनों की जिम्मेदारी है। बात करते हैं एंडलाइन टेस्ट की, तो ब्रिज कोर्स की समाप्ति 20 जुलाई तक है। 20 जुलाई के बाद 21 जुलाई से 25 जुलाई तक सभी विद्यार्थियों का जो सभी विषय का एंडलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा और एंडलाइन टेस्ट पेपर विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जहां से प्राचार्य द्वारा उन्हें डाउनलोड करके उनकी पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी कराकर एंडलाइन टेस्ट की लिए जाएंगे और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन यथासंभव उसी दिन किया जाएगा। और एंडलाइन टेस्ट की जो विमर्श पोर्टल पर एंट्री की जाना है वह 30 जुलाई 2026 तक की जाना है। ब्रिज कोर्स की अवधि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये मदद मिलेगी कि कब से कब तक ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। अब ये टेस्ट की बात हो गई। अब टेस्ट के बाद हम बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स में जो किस प्रकार से हमें स्कूल की या कक्षा की समय सारणी रखना है। तो देख सकते हैं कक्षा 9वीं के लिए समय सारणी यहाँ पर कुल स्कूल के जो समय है उसको 8 कालखंडों में विभाजित किया गया है। सुझाई गई समय सारणी है DPI के द्वारा, इसको आप देख सकते हैं। पहले और दूसरे कालखंड में अंग्रेजी विषय का ब्रिज कोर्स संचालित किया जाए। तीसरे और चौथे कालखंड में हिंदी विषय का ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। फिर मध्यांतर अवकाश है। फिर 5वें और 6वें कालखंड में गणित विषय का ब्रिज कोर्स संचालित किया जाए। मतलब ये जो ऐसे 3 विषय हैं, ये 2-2 कालखंड इनके लिए दिए जाना है। यह ब्रिज कोर्स के जो विषय हैं ये पहले से पिछले वर्षों से ही चल रहे हैं, तो इनको हमें चलाते रहना है। साथ ही साथ 6वें कालखंड के बाद में 7वें कालखंड में किसी एक विषय को शामिल कर लेना है, इनमें से विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या संस्कृत को। फिर 8वें कालखंड में फिर किसी एक विषय को शामिल कर लेना। यह ध्यान रखना है कि प्रति दिवस प्रारंभ के 6 कालखंड अंग्रेजी, हिंदी और गणित यानी 3 विषय के लिए रहेंगे। इसके बाद में शेष 2 कालखंडों का समायोजन इस प्रकार से किया जाए कि शेष विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत को प्रति सप्ताह समान कालखंडों में विभाजित किया जा सके, अर्थात प्रतिदिन 2 विषय के मान से सप्ताह में प्रत्येक विषय के 4 कालखंड हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि इन विषय में से 4-4 कालखंड प्रति सप्ताह हो जाएंगे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में से। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर यदि शाला में कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सेक्शन के अनुरूप है, यानी ज्यादा बच्चे हैं आपके, तो उन्हें पृथक रख करके पृथक सेक्शन बना करके कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक का अध्यापन कराया जाए। यदि कक्षा 8वीं की दक्षता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक सेक्शन से कम है तो हमें उन्हें पीयर लर्निंग कराना है, यानी कि साथ साथ में पढ़ाना है, चाहे वो दक्षता रखने वाले हों या दक्षता नहीं रखने वाले हों, साथ में तैयारी कराना है। शिक्षकों द्वारा ब्रिज कोर्स के पीरियड में सर्वप्रथम वर्कबुक पढ़ाना है और वर्कबुक पढ़ाने के बाद गतिविधि के माध्यम से समझाया जाएगा और बाद में विद्यार्थियों से वर्कबुक के माध्यम से ही अभ्यास कराया जाएगा। जी हाँ साथियों, थोड़ा ध्यान रखना है, वर्कबुक की बात करी है, विषय की किताबें जो हमारे पास रहती हैं उनको नहीं पढ़ाना ब्रिज कोर्स में। वर्कबुक आई हैं अलग से, उनको ही पढ़ाया जाना है, उनकी ही तैयारी कराना है, गतिविधि कराना है और अंत में वर्कबुक के माध्यम से अभ्यास कराया जाना है। शिक्षकों को दायित्व होगा कि वे प्रत्येक पाठ के बाद प्रत्येक विद्यार्थी की वर्कबुक की जांच करेंगे और गलतियों पर गोला लगाएंगे और सही स्वरूप लिखेंगे। यदि विद्यार्थी बार बार कोई गलती कर रहा है तो उसे अलग से समझाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अभ्यास, ब्रिज कोर्स के दौरान नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की वर्कबुक दी गई है। शिक्षकों को दायित्व है कि वे विद्यार्थियों से अधिक अभ्यास करवाएं और प्राचार्य महोदय का यह दायित्व रहेगा कि वह प्रतिदिन संचालित ब्रिज कोर्स का अवलोकन करेंगे और विद्यार्थियों की वर्कबुक पर किए गए कार्य का सत्यापन भी करेंगे। कुछ प्राचार्य महोदय की जिम्मेदारी भी है कि यदि विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत विषय के व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं तो उनसे भी ब्रिज कोर्स का अध्यापन करवाया जाए। यह नहीं माना जाए कि व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक केवल 11वीं 12वीं में अध्यापन के लिए हैं। संबंधित व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक या वरिष्ठ अध्यापक को ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण दिलवाया जाए, जो प्रशिक्षण आपने ले लिया होगा। कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए भी बेसलाइन टेस्ट, मिडलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट व ब्रिज कोर्स की समस्त कार्यवाही उसी तरह से की जाएगी जिस तरह से नवीन विद्यार्थियों के लिए की जाती है। साथ ही साथ कम से कम 10% विद्यार्थियों की वर्कबुक की क्रॉस चेकिंग करके उन पर हस्ताक्षर करना है। किसे करना है? प्राचार्य महोदय को। बात करते हैं मॉनिटरिंग की, तो यह ब्रिज कोर्स हमें बहुत अच्छे से संचालित करना है। इसकी मॉनिटरिंग
होगी, जिला स्तर से भी होगी, राज्य स्तर से, संभाग स्तर से अधिकारियों द्वारा इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं, मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए हमें अच्छे से तैयार रहना है, अच्छे से तैयारी कराना है। अब बच्चों के लिए यह ब्रिज कोर्स क्यों महत्वपूर्ण है, यह बात हमें उन्हें शुरू में ही समझा देना है। क्योंकि जो त्रैमासिक परीक्षा होगी, उस त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र होगा उसमें ब्रिज कोर्स के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पाठ्यक्रम में से अंकों का अधिभार 50% होगा। मतलब आधे प्रश्न तो ब्रिज कोर्स से ही पूछे जाएंगे, ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, और आधे प्रश्न पूछे जाएंगे, आधे जो प्रश्न है वह मूल पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स का काफी महत्व है। इसके साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में ब्रिज कोर्स से कुछ नहीं पूछा जाएगा, वह केवल मूल पाठ्यक्रम से शामिल किए जाएंगे। ब्रिज कोर्स की पुस्तिका है, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो कार्य पुस्तिका मिली है यह लगभग 80 पेज की है। इसमें कुल मिलाकर 28 अध्याय हैं। 28 अध्यायों में इसका समायोजन किया गया है। तो इसमें से हमें अध्यापन कराना है, कार्य पुस्तिका पहले समझाना है, फिर इसके बाद उस पर उनको वर्क बुक में उनके बच्चों से इसकी तैयारी करवाना, भरवाना। इसमें किस प्रकार से पढ़ाना है, समझाना है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं केवल जो इसकी पाठ्यक्रम है इस पर ही चर्चा करूंगा, विस्तृत चर्चा इस पर संभव नहीं हो पाएगी यहाँ पर। जैसे भूगोल है तो भूगोल में 6 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय दिशाएं, फिर दूसरा अध्याय अक्षांश व देशांतर एवं महाद्वीप व महासागर, भारत की स्थिति, भारत की भौगोलिक विविधता, मौसम और जलवायु और मानचित्र। कुल मिलाकर ये 6 अध्याय हैं भूगोल में। इन्हें सप्ताह 1 और सप्ताह 2 सप्ताह में इनको हमें पढ़ाना है, समझाना है, इनकी गतिविधि कराना है। फिर इतिहास की बात करें तो इतिहास में बहुत ही अच्छे अध्याय हैं। यह अध्याय हमारी पाठ्यपुस्तक के अध्याय से हटकर है। ये कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के जो पाठ्य वस्तु है उसका एक समायोजन किया गया है, जिससे कि बच्चों को 8वीं तक के स्तर की समझ आ जाए। तो इतिहास में समय रेखा, इतिहास के स्रोत, इंडिया अर्थात भारत, व्यापार से साम्राज्य तक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता, 1857 का विद्रोह, इतिहास की विचारधाराएं, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, आदिवासी जनजाति एवं दीकू। तो यह सप्ताह 3 और 4 सप्ताह में इसका अध्यापन कराना है। फिर 5वें सप्ताह में भारत का संविधान जो कि राजनीति से है, लोकतंत्र, राजनीति के अंग, न्यायपालिका और चुनाव। पुस्तक एक ही रहेगी हमारी अभ्यास पुस्तिका, लेकिन उसके अलग अलग खंड दिए हैं। फिर हम ये हमें पढ़ाना है 5वें और 6वें सप्ताह में। फिर हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, जो कि अर्थशास्त्र में परिचय, आर्थिक गतिविधियों के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उत्पादन की प्रक्रियाएं, वस्तु विनिमय से मुद्रा तक की यात्रा, बाजारों की समझ, निर्धनता, भारत में निर्धनता दूर करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं और आयात निर्यात। तो ये 6वें सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक इस पर हमें मेहनत करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो कुल मिलाकर ये 28 अध्याय हैं। इन 28 अध्याय को बच्चों को तैयार कराना है। तो साथियों, आपको एक बार और याद दिला दूं कि यह तीनों टेस्ट का आपको पता होना चाहिए कि बेसलाइन टेस्ट लिया जाना है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, फिर मिडलाइन टेस्ट 28 जून से 30 जून के बीच में, और अंत में एंडलाइन टेस्ट होगा जो कि 21 जुलाई से 25 जुलाई तक होगा। इसकी टेस्ट की जो मूल्यांकित कॉपी हैं उनका संधारण भी विषय शिक्षक को रखना है। कॉपी क्या, वही प्रश्न पत्र है और उसी में बच्चों को उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से ये ब्रिज कोर्स का संचालन होना है। पाठ्यक्रम के अंदर जो आपको पढ़ाने का है, दिशाएं हैं, ये सभी पढ़ाना है। तो बड़े आराम से छोटे छोटे पाठ हैं, इनको आपको प्रतिदिन पढ़ाना है। और इस संबंध में यदि आपको कुछ मन में प्रश्न लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।